नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी चुनौती बनेगी? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर होगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा के कारण कांग्रेस में एक नई जान आएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस फिर से उठकर खड़ी होगी और बीजेपी से लड़ने की स्थिति में होगी? मुझे लगता नहीं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जो है वो चल तो रही है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं रही है। कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव पर उसका कोई बड़ा असर होगा, ये मुझे कम से कम आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक लगभग 2/3 से ज़्यादा यात्रा हो चुकी है, लेकिन उसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो इलेक्टरल बेनिफिट में बदल सके ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी तो भविष्य की बात है, क्या नतीजा आएगा, लोग किस तरह से सोचते हैं। लेकिन चुनौती तो है दो राज्यों में, ख़ास तौर से दो राज्यों में चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो 2019 में नहीं थी। ये दो राज्य ऐसे थे जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए केक वॉक था। मतलब लगभग सब सीटें, दोनों राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 88 सीटें हैं। 88 में से बीजेपी 80 सीटें जीती थी। तो ये ऐसी परफॉर्मेंस को बार बार दोहराना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस मुश्किल को और ज़्यादा बढ़ा दिया है वहाँ की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों ने। आप समझ गए होंगे मैं किन दो राज्यों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र और बिहार की। दोनों राज्य बीजेपी के लिए चुनौती बन गए हैं। इसलिए भी चुनौती बन गए हैं कि गठबंधन टूटा है, और गठबंधन टूटा होता तो चुनौती न होती शायद इतनी बड़ी। नए गठबंधन बने हैं, ये बड़ी चुनौती है। तो इसलिए बीजेपी ने जो अपनी आइडेंटिफाई की थी 144 लोकसभा सीटें पिछले चुनाव की तुलना में, जहां पिछले चुनाव में उसे हार मिली थी और उसे लगता है कि इन पर काम करने से जीत मिल सकती है, जीत के करीब पहुंच सकती है, उन सीटों में इजाफा हो गया। अभी इनकी संख्या बढ़कर 160 हो गई, और इनमें से 160 जो हुई है, 16 सीटें जो आई हैं नई, वो इन्हीं दो राज्यों से आई हैं, उनकी वजह से बढ़ी हैं। बीजेपी पिछले एक साल से एक अभियान चला रही है अपनी इन 144 सीटों पर कि केंद्रीय मंत्री 2 रात गुजारेंगे इन क्लस्टर जो है लोकसभा की सीटों पर। 2-3 अलग अलग राज्यों का अलग अलग जिम्मा दिया गया है अलग अलग नेताओं को। वहाँ जाएंगे, वहाँ स्थानीय लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लोगों की समस्या जानेंगे, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, केंद्रीय योजनाओं की को लागू करने की जो प्रगति है उसकी समीक्षा करेंगे, जो दिक्कत आ रही है उसकी आकर रिपोर्ट देंगे, उसको कैसे सुधारा जाए। अगर राज्य में सरकार है तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, केंद्र क्या कर सकता है, ये सब हो रहा है। अब बीजेपी अपने रिसोर्सेज बढ़ा रही है इन 160 सीटों पर। अब हर लोकसभा सीट के अंदर आने वाली विधानसभा सीटें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती, तो हर विधानसभा सीट पर 5 लोगों की एक कमेटी बनेगी, जो किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी का जनाधार कैसे बढ़ाना है, लोगों को जोड़ना कैसे है, इस सब पर विचार करेगी, इस संबंध में काम करेगी और अपने ऊपर के नेताओं को रिपोर्ट भी देती रहेगी समय समय पर। इसके अलावा ये पहली बार, मतलब इससे पहले कभी हुआ है मैंने सुना नहीं, बीजेपी में विस्तारकों की बैठक हो रही है। अभी पटना में 21 और 22 दिसंबर को विस्तारकों की बैठक हुई। विस्तारक बीजेपी में कहा जाता है जो होल टाइमर्स हैं, जो पूरी तरह से पार्टी के लिए काम करते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग संघ से आए हुए लोग होते हैं। तो विस्तारकों की बैठक हुई है, और विस्तारकों की इस बैठक में इन 160 सीटों पर खास जोर है। इसके अलावा दूसरी बैठक विस्तारकों की हो रही है 28 दिसंबर से हैदराबाद में। बीजेपी का ध्यान इस समय तेलंगाना पर बहुत ज़्यादा है, दक्षिण के राज्यों में। तेलंगाना के चुनाव होने वाले हैं अगले साल नवंबर-दिसंबर में, और बीजेपी की कोशिश है कि केसीआर को हटाकर वहाँ सत्ता में आए। बीजेपी सत्ता में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी तेलंगाना में, ये तो बात की बात है, लेकिन वो एक सीरियस कंटेंडर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तेलंगाना पर दक्षिण में सबसे ज़्यादा ध्यान है कर्नाटक के बाद। कर्नाटक का चुनाव, चूँकि विधानसभा चुनाव पहले है,
अगले साल यानी 2023 मई में, अप्रैल मई में होना है वहाँ चुनाव। तो इसलिए चुनौती भी बड़ी है वहाँ और चुनाव नज़दीक भी है, तो इसलिए वहाँ कर्नाटक की चुनौती तो है ही। लेकिन बात कर रहा हूँ मैं इन दो राज्यों की, बिहार और महाराष्ट्र। तो चुनौती क्यों आई है? महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन था जो 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद टूट गया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ धोखा किया, जनादेश को धोखा दिया और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल गए और मुख्यमंत्री बन गए। वो सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाई, सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो सरकार में डिप्टी सीएम है। तो उद्धव ठाकरे से गठबंधन टूट गया, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती नहीं थी। लेकिन ये एमवीए जो बनी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब थी। वो और ज़्यादा हो गई है इसलिए कि बीजेपी को उम्मीद थी कि सरकार गिरने के बाद ये गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि अगला कम से कम लोकसभा चुनाव, विधानसभा तो बाद में है तो इसलिए उसके बारे में अक्टूबर 2024 में है, तो कम से कम लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र विकास आघाड़ी मिलकर लड़ेगी। यही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चुनौती है। हालांकि शिवसेना का एक बड़ा धड़ा निकलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उसके साथ आया है, लेकिन एकनाथ शिंदे की वोट दिलाने की क्षमता अभी अनटेस्टेड है। तो एकनाथ शिंदे का जो चुनावी लाभ है या चुनावी क्षमता है उनकी, वो अभी टेस्ट नहीं हुई है। तो ये अननोन कमोडिटी है कि कितना लाभ होगा कि नहीं होगा। क्या शिवसेना के जो समर्थक हैं, जो मतदाता वर्ग है, उनको जो तर्क वो दे रहे हैं उस रूप में स्वीकार करेगा, या उद्धव ठाकरे जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया उसको मानेगा? ये सब अभी तय होना बाकी है। इसका एक छोटा अंदाज़ा लग सकता है जब बीएमसी के चुनाव होंगे। उन चुनाव नतीजों से टेस्ट हो जाएगा, ख़ासतौर से मुंबई में ये अगर टेस्ट सफल होता है, एकनाथ शिंदे अपना वोट हासिल करने और बीजेपी को ट्रांसफ़र कराने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी की मुश्किल थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन बीजेपी की मुश्किल महाराष्ट्र में बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से बिहार की बात करें, बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन, उसने क्लीन स्वीप किया था, उसमें एलजेपी भी थी। तीनों पार्टियों ने मिलकर 40 में से 39 सीटें जीती। 17 सीट पर बीजेपी और जेडीयू लड़े थे। बीजेपी 17 की 17 जीती, जेडीयू 17 में 16 जीती और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी, 6 की 6 जीती। तो अब जो स्थिति है, जो राजनीतिक समीकरण है, जेडीयू आरजेडी के साथ चला गया है। वहाँ 7 पार्टियों का गठबंधन बन गया है जो इससे पहले कभी नहीं बना था। तो ये पहला गठबंधन है जिसमें लेफ्ट पार्टीज़ भी शामिल हैं, कांग्रेस तो है ही। कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन तो रहा है। सीटों का तालमेल कभी लेफ्ट से होता था, कभी नहीं होता था। गठबंधन में शामिल होना, और उसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल है, तो ये बहुत ही फॉर्मिडेबल फोर्स नज़र आती है, सामाजिक समीकरणों की दृष्टि से भी और राजनीति की दृष्टि से भी। तो बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है। बीजेपी के साथ कौन होगा? एलजेपी के दोनों धड़े, चिराग पासवान और उनके चाचा पारस, ये दोनों लोग साथ होंगे, ऐसे पूरे संकेत हैं। इसके अलावा बीजेपी की कोशिश होगी कि फिर से मुकेश सहनी को बनाकर अपने साथ लाए, और उसके अलावा महागठबंधन से जीतन राम मांझी को तोड़कर इधर लाए। ये दोनों काम बहुत आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। ये हो सकता है। अब ये निर्भर करता है कि बीजेपी अपना केस इन दोनों के सामने किस तरह से प्रस्तुत करती है। उससे बड़ी बात यह है कि इनको क्या देने के लिए तैयार है और ये क्या किस बात पर मानने के लिए तैयार है। तो इन दो बातों से तय होगा कि ये संबंध बनेगा कि नहीं। एक संभावना बड़ी दूर की है, लेकिन हो सकता है जिस तरह से जेडीयू में थोड़ी कसमसाहट है कि कहीं नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए जेडीयू का आरजेडी में विलय तो नहीं कर देंगे। कई नेता हैं जो इसलिए जेडीयू में बने हुए हैं, इस उम्मीद में कि नीतीश कुमार जिस दिन रिटायर होंगे उसके बाद पार्टी में उनका प्रभाव बढ़ जाएगा या पार्टी उनके पास होगी। उनमें से एक है उपेंद्र कुशवाहा।
अगर उनको लगा कि इस बात की संभावना है या उनकी नज़र में आशंका है कि जेडीयू और आरजेडी का मर्जर हो सकता है, तो वो बाहर निकल सकते हैं पार्टी से, फिर वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। लेकिन अभी आज की तारीख में ये दूर की कौड़ी लगती है, होगा कि नहीं। हालांकि उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वो किसी भी हालत में आरजेडी और जेडीयू का मर्जर नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उसके बाद उनकी राजनीति और नीचे जाएगी। तो इसलिए बीजेपी के साथ अगर आते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा सदस्य बन जाते हैं, तो मंत्री बनने की भी संभावना बनी रहेगी। तो इन समीकरणों को देखते हुए तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक राजनीतिक समीकरण फिर से बन सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ा आमूल परिवर्तन आने वाला है ऐसा दिखता नहीं। तो अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र और बिहार में उसके सामने जो चुनौती है उसके कारण 2024 के चुनाव में उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। स्थिति खराब होने से मेरा मतलब, मेरा पैमाना है कि 303 से नीचे चली जाएगी। क्या इसकी आशंका बढ़ गई है? क्या ऐसा लगता है कि ये जो चुनौती उसके सामने आई है उसके कारण बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुमत से दूर हो जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बताता हूँ क्यों। इन दोनों राज्यों में चुनौती जितने भी बड़ी हो, बीजेपी के लिए अगर लोकसभा सीटों की संख्या की दृष्टि से देखें तो कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अब आप कहेंगे, अभी तक कह रहे थे आप बहुत बड़ी चुनौती है, अब कह रहे हैं बड़ी चुनौती नहीं है। बताता हूँ उसका कारण ये है कि आप जरा गठबंधन के आंकड़े अलग अलग करके देखिए। महाराष्ट्र में 41 सीटें, 48 में से 41 सीटें जीती थी, 41 बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन जीता था। 23 बीजेपी जीती थी, 18 शिवसेना जीती थी। इसी तरह से बिहार में मैंने आपको बताया ही कि 17 बीजेपी, 16 जेडीयू और 6 एलजेपी। तो एलजेपी तो साथ ही है। तो ये मान लें कि पूरी की पूरी सीट जो जेडीयू की थी वो चली जाएगी, जो शिवसेना की थी वो चली जाएगी, तब भी बीजेपी की टैली पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो एनडीए का हिस्सा थे। एनडीए की जो सीटें 353 हैं उनमें कमी आ जाएगी अगर ये चुनौती, मान लें कि ये चुनौती ऐसी ही बनी रहती है। एक बात। दूसरी बात क्यों मैं कह रहा हूँ कि बड़ी चुनौती बीजेपी की लोकसभा सदस्यों की संख्या के लिए नहीं है, और वो ये है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अतिरिक्त वोट मिलता है। न तो महाराष्ट्र में और न ही बिहार में जो पार्टियां हैं, गठबंधन के जो घटक हैं, उनका कोई बड़ा स्टेक है लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए वो मोदी की बजाय, यानी मोदी को वोट देने की बजाय शिवसेना को, मतलब उद्धव ठाकरे को या एनसीपी को या कांग्रेस को क्यों चुनेंगे और उधर आरजेडी और जेडीयू को क्यों चुनेंगे? तो संख्या, ये मान लें कि बीजेपी अगर उतने पर ही रह जाती है, तब भी उसकी संख्या में इन दो राज्यों से कमी नहीं आने वाली। और अगर बिहार का एक उदाहरण है हमारे पास 2014 का, जब ये पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, तब बीजेपी शायद 23 सीटें जीती थी, एग्जैक्ट संख्या इस समय याद नहीं है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरा मानना है कि बिहार में बीजेपी 17 से नीचे किसी भी हालत में जाने वाली नहीं है। 17 के ऊपर कितनी जाएगी, सवाल इसका होगा। इसी तरह से महाराष्ट्र में 23 से नीचे नहीं जाने वाली है, 23 के ऊपर कितना जा पाएगी, वही चुनौती है। तो बीजेपी के लिए इन दो राज्यों में चुनौती अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की है, गठबंधन की नहीं। ये तय बात है कि 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र और बिहार से जो एनडीए की सीटों की संख्या 2019 में थी उससे कम होगी, इसमें कोई दो राय कम से कम आज की तारीख में नज़र नहीं आती। तो इसलिए बीजेपी के सामने चुनौती है भी नहीं भी है। चुनौती है अपनी पुरानी सीटों की संख्या बढ़ाने की। चुनौती अगर कहें नहीं है तो वो ये कि उसकी सीटों की जो संख्या 19 में थी उस पर कोई खतरा नज़र नहीं आता। लेकिन चुनाव होता है, तो इसलिए आगे कोई डेवलपमेंट और पॉलिटिकल होता है तो उस पर फिर बात करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।